नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे कक्षा 10 का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया या पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। मैंने आपको बता दिया था पोषण कहाँ तक होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, ठीक है। ये एक, इसके बारे में पहले कुछ बातें। मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग भी कह सकते हैं, अंग है या भाग है, लंबा भाग है। मुख्य रूप से पाचन व अवशोषण, मुख्य रूप से पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगर मैं बात करूं रासायनिक रूप से पाचन की, रासायनिक रूप से जो पाचन होता है वो भी कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। अब यहाँ पर बात है पाचन किस प्रकार से होता है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेड्यूनम, जेजुनम व इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम व इलियम, ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। हमने देख लिया कि अब भोजन कहाँ आ गया। ये था अमाशय, ये गेट लगे हैं तो अब भोजन कहाँ आ गया है? ग्रहणी के अंदर आ गया है। कहाँ आ गया है? ग्रहणी के अंदर आ गया है। अब ग्रहणी के अंदर या छोटी आंत का जो भाग है डेड्यूनम मतलब ग्रहणी, यहाँ छोटी आंत के अंदर 2 प्रकार के रस स्रावित होंगे। कितने प्रकार के रस स्रावित होंगे? 2 प्रकार के। पहला तो होगा आंतरीय रस। पहला कौन सा रस आएगा? आंतरीय रस। पहला रस होता है आंतरीय और दूसरा रस होता है अग्नाशय रस, जो हमने अभी या पिछली वीडियो के अंदर जो किया था। अग्नाशय रस उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम थे वो। अब क्या होगा? भोजन कहाँ आ चुका है? ग्रहणी के अंदर यहाँ आ चुका है। अब सबसे पहले कौन सा रस आएगा भोजन को पचाने के लिए? सबसे पहले आएगा अग्नाशय रस। कौन सा आएगा? अग्नाशय रस आएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने 3 एंजाइम लिखाए थे, वो आंतरिक रस के अंदर भी होते हैं। अग्नाशय रस के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये अग्नाशय रस सर्वप्रथम क्या करेगा? भोजन ग्रहणी के अंदर है, अब इसका पाचन प्रारंभ करेगा और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? पाचन करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम करेगा। कौन करेगा? एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का इसने पाचन किया और कार्बोहाइड्रेट को इसने डाइसैकेराइड के अंदर बदल दिया। किसके अंदर बदल दिया? डाइसैकेराइड के अंदर बदल दिया, ठीक है। देखो प्रत्येक जो भोजन के तत्व हैं उनके ऊपर सबसे पहले अग्नाशय रस, फिर कौन काम करेगा? आंतरिक रस। कैसे? कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, ये आदि है। जल है और खाद्य रेशे हैं। ये 2 विटामिन और खनिज लवण, ये तो शरीर में सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। शरीर में सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब पाचन किन का रह गया? पाचन सिर्फ इन 3 भागों का रह गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का।
अब हमें इनका पाचन करना है। इनके पाचन के लिए प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? डाइसैकेराइड देखो, ये एमाइलेज अग्नाशय वाला था, इसने कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया डाइसैकेराइड के अंदर। अब डाइसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये क्या है? डाइसैकेराइड है, यानी कि इनके अंदर 2-2 ग्लूकोज हैं, यानी कि बंधे हुए हैं अभी तक। अब इसको एक एंजाइम आएगा, इनको क्या कर देगा? तोड़ देगा। अब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम हैं जो इन्हें तोड़ता है? अब यहाँ पर कार्य करेगा आंतरीय रस, कार्बोहाइड्रेट। अब पाचन भी यही है। अब कार्बोहाइड्रेट बड़ा अणु है, उसको तोड़ा सबसे पहले अग्नाशय रस ने। अब फिर इसको और कौन तोड़ेगा? छोटी वाली आंतरीय रस। सबसे पहले बड़े टुकड़ों में तोड़ा, बड़ी वाली छेनी लगा के, अब उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। माल्टेज एंजाइम तोड़ेगा इसको। माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? सुक्रेज तोड़ेगा। और लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? लैक्टेज तोड़ेगा। और यहाँ से कितने अणु मिलेंगे हमें ग्लूकोज के? 2 ग्लूकोज के अणु मिलेंगे। ठीक है, 2 ग्लूकोज के क्या मिलेंगे? हमें अणु मिलेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब ये साइड में हट जाएगा। अब उसके बाद है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। अब प्रोटीन का पाचन जो है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम करते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड से मिलकर बनता है। किससे? पेप्टाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन को एक एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पेप्टाइड के अंदर तोड़ता है। और फिर ये तो जो पेप्सिन है वो तो है अग्नाशयी रस। कौन सा है? अग्नाशयी रस। अब ये पेप्टाइड को अब अमीनो अम्ल के अंदर बदलना है तो इसको तोड़ेगा पेप्टाइडेज। कौन तोड़ेगा? पेप्टाइडेज। और ये पेप्टाइडेज कौन सा है? आंतरीय रस है। कौन सा रस है? आंतरीय रस। इसको किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल के अंदर बदल देगा। ठीक है, अब उसके बाद है वसा का पाचन। वसा का पाचन, वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं के रूप में बदल देने की प्रक्रिया वसा का इमल्सीकरण कहलाती है। और ये किसके द्वारा होती है? पित्तरस के द्वारा। पित्तरस के द्वारा होती है, ताकि वसा को हम बाद में काम में ले सके। अब वसा है, वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? लाइपेज के द्वारा। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल में तोड़ता है। वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल में तोड़ देता है। फिर बाद में यहाँ पर पित्तरस आता है जो कि वसा का इमल्सीकरण कर देता है। ठीक है, ये हो गया छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन। अब ये भोजन के पाचन की घटना डेडुनम और जेजुनम में हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होगा। यानी कि अब जो भोजन था वो बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया है। अब इसका अवशोषण करना है, यानी कि उसको सोखना है भोजन को। अब ये किस प्रकार से होगा। अब भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत ही महत्वपूर्ण है। छोटी आंत के अंदर क्या पाई जाती है? सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है। सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, या इन्हें अपने कहते हैं उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर इस तरह से क्या लगे होंगे? पार्टिकल लगे होते हैं। अब जैसे ये पूरा बोर्ड है, पूरे बोर्ड के ऊपर इस तरह से पार्टिकल लगा दूँ जगह जगह पर, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? उंगली नुमा प्रवर्ध। उंगली नुमा प्रवर्ध। इन्हें हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं हम इन्हें? विलाई। इसकी भी सूक्ष्म संरचनाएं होती है।
इसकी भी, ये विलाई है, विलाई की भी क्या होती है, सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जैसे अंदर की दीवार है आंत की, और आंतरिक भित्ति इस तरह से क्या होती है, उठी हुई होती है, उंगली नुमा प्रवर्त जो आप देख रहे हैं। इस तरीके से पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं विलाई। इसकी और छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई कहेंगे। ठीक है, अब एक विलाई का हम डायग्राम बनाते हैं, वो हमें किस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, अब क्या होता है, अमीनो अमल ग्लूकोज वगैरह, अब उसका पाचन हुआ, अब वो कहाँ जाएंगे, ये इसकी जो मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली होती है, इसको फाड़ के या इसको प्रासरण के द्वारा अधिक, यहाँ पर सांद्रता अधिक, यहाँ सांद्रता कम, तो कहाँ जाएंगे, पदार्थ कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे और ये इस रक्त के अंदर चले जाते हैं। ये इसके अंदर, विलाई के अंदर क्या होता है, रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। खून के अंदर चले गए, कहाँ चले गए, खून के अंदर चले गए, रक्त के अंदर चले गए। और रक्त का काम ही क्या होता है, परिसंचरण करना या परिवहन करना, पदार्थों का परिवहन करना। अब ये सारे के सारे पदार्थों को लेकर कहाँ चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पूरे के पूरे शरीर के अंदर इसको पहुँचा दिया जाता है। यानी कि अब जो ग्लूकोज है, अब वो रक्त के अंदर आ गई। अब रक्त के अंदर आने के बाद ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाएगी, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक चली जाती है। और कोशिका के अंदर क्या पहुंच गई है भाई, अभी जैसे मैंने बताया ग्लूकोज पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा, वो अपना टॉपिक श्वसन के अंदर आएगा। इतनी बात आपको समझ आई। ठीक है, आशा करता हूँ मैं। अब इसके उपरांत है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत मतलब कि अब ये बड़ी आंत लंबाई के अंदर तो छोटी होती है, लेकिन जो इसकी मोटाई होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी जो मोटाई है, जो इसकी परिधि है, वो छोटी आंत की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। अब ये बड़ी आंत का क्या काम होता है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, देखो, अंतिम रूप से पाचन, अंतिम रूप से पाचन की प्रक्रिया है, कहाँ होती है, बड़ी आंत के अंदर होती है। अंतिम रूप से पाचन बड़ी आंत के अंदर। और इसके अलावा सेल्यूलोज का पाचन भी बड़ी आंत के अंदर। और अंतिम रूप से अवशोषण, यानी लास्ट बार देखा जाएगा कि कोई रह तो नहीं गया, अगर कुछ रहता है उसको भी क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है। देखो यहाँ से, ये है, यहाँ से छोटी आंत, बहुत उलझी हुई संरचना है। अब यहाँ से इस तरह से इधर आएगा भोजन, ऐसे घूमेगा। ठीक है, अंतिम रूप से अवशोषण भी कहाँ होगा, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, अब बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कोलन, सिक्कम और रेक्टम। कोलन, सिक्कम और रेक्टम। ठीक है, ये वाला भाग इसका कहलाता है कोलन। और ये अब यहाँ से लेकर पूरा घूमेगा और यहाँ तक, ये कहलाएगा सिक्कम और ये कहलाएगा रेक्टम। रेक्टम का मतलब मलाशय, और मलाशय का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, मलद्वार। ठीक है, समझ आया बात आपको। अब यहाँ कोलन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कोलन का भाग, एक भाग कहलाता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स।
क्या कहते हैं इसको? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या करता है? अपेंडिक्स के अंदर कुछ ऐसे विशेष संरचनाएं होती है जो कि क्या करती है? सेल्यूलोज का पाचन करती है। अब बात यह है कि सर ये सेल्यूलोज होता क्या है? पादपों के अंदर, पादपों की जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, उनका बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति पेक्टोज शर्करा और सेल्यूलोज से बनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा जटिल, ये बहुत ज़्यादा क्या है? जटिल शर्करा है। सेल्यूलोज क्या है? बहुत ज़्यादा जटिल शर्करा है। अब इसको तोड़ा, यानी कि हमारी छोटी आंत के अंदर नहीं टूटती, ये सिर्फ कहाँ टूटती है? अपेंडिक्स के द्वारा ही टूटती है। ठीक है, ये ज़्यादा उन जीवों के अंदर कारगर है जो सिर्फ सीधे घास फूस खाते हैं, उनके अंदर अपेंडिक्स पूरी तरीके से कार्य करती है। कई बार हम कह देते हैं अपेंडिक्स मनुष्य में एक अवशेषी अंग के रूप में है, लेकिन कुछ इसका काम भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये काम करती है। उसके बाद सिक्कम है, और क्या है? रेक्टम। सिक्कम के अंदर क्या होता है? जल हानि को देखा जाता है, जल को, कि क्या जल अधिक मात्रा में तो नहीं आ रहा। अगर अधिक मात्रा में जल यहाँ से अवशोषित नहीं हुआ छोटी आंत के द्वारा, तो ये अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? को ये सिक्कम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, समझाई बात आपको। उसके बाद है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। अब सिक्कम के अंतिम भाग से मल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मल का निर्माण, अपशिष्ट का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी पानी होता है लास्ट तक सोख लिया जाता है। ठीक, और रेक्टम के अंदर कुछ क्या पाई जाती है? मसल्स या स्फिंक्टर पाई जाती है, कुछ अवरोधनियाँ पाई जाती है, जो कि मल को शरीर से बाहर त्यागने के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और मल शरीर के गुदा भाग द्वारा या मल द्वार द्वारा क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये हमारे शरीर की भोजन के पाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटे पदार्थ बने और उन्हें शरीर में अवशोषण कर दिया, और फिर बाद में जो अपशिष्ट भाग थे उनको हमने शरीर से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ठीक है, आपको इतना टॉपिक समझ आया होगा जी। अभी हमने पोषण को पढ़ा। अब इसके साथ साथ पोषण के अंदर कुछ विशेष हेडिंग है, हम उन्हें और समझ लेते हैं। सर्वप्रथम है अति अम्लता। क्या है? अति अम्लता। ठीक है, दूसरा है दंत क्षय रोग। दंत क्षय रोग या दांतों का संक्षारण क्या होता है? देखो, हमारे जो उदर मतलब अमाशय है, अमाशय का पीएच मान 5.5 के आसपास होता है। ठीक है, या फिर 4.5 इसके आसपास होता है। तो कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा तला भुना या फिर हमारी जो ये जीवनचर्या है वो सेट नहीं होती, सही नहीं होती, तो पीएच मान हमारे बॉडी का या उदर का, अमाशय का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि अम्लता अधिक हो जाती है। अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके कारण हमारे पेट में क्या होता है? दर्द होता है। यहाँ पर गले के अंदर हमें क्या होती है? जलन महसूस होती है। इसे हम कहते हैं एसिडिटी या अति अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? अति अम्लता कहते हैं। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक क्षार का उपयोग किया जाता है। आपको पता है अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्षार का उपयोग करेंगे जिसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दंत क्षय रोग। क्या है? दंत क्षय रोग। देखो, ये हमारा दांत है।
दांत के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है, दांत के ऊपर एक क्या चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, जिसे हम कहते हैं इनेमल। इसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अब क्या होता है, हम खाना खाते रहते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो भोजन के कण हैं हमारे दांतों पर क्या हो जाते हैं, लगने लग जाते हैं, यहाँ पर लगते रहते हैं, जमते रहते हैं, ठीक है, जमना स्टार्ट हो गए यहाँ पर। अगर इनको ना हटाया गया तो ये धीरे धीरे हमारे जो एनेमल परत है उसको क्या कर देते हैं, संसारित करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि इसको अपघटित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसे हम कहते हैं दंत क्षय रोग। क्या कहते हैं इसे, दंत क्षय रोग कहते हैं। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्षार का उपयोग किसके रूप में, टूथपेस्ट के रूप में करते हैं। टूथपेस्ट दांतों का पेस्ट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। और जैसे ही, इसलिए हम कहते हैं खाना खाने के बाद कुरला या ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ऊपर बैक्टीरिया लगे होते हैं ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो इनेमल की परत है वो सही बनी रहती है, ठीक है। अब उसके बाद अपने करते हैं अमीबा या एक कोशिकीय जीवों में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अभी हमने क्या किया, मानव में पाचन या पोषण किया था। अन्य जो कि एक कोशिकीय जीव हैं उनके अंदर भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले बात करते हैं कवक, दूसरे होते हैं फंजाई। समझिए, कवक जो होते हैं, कवकों के पास क्या होता है और फंजाई के पास क्या होता है। कवक के पास ज़्यादातर यहाँ पर ये फंजाई और कवक एक ही बात है, ये शैवाल यहाँ लिख देते हैं, शैवाल होते हैं, शैवाल, एल्गी, और फंजाई मतलब कवक। फंजाई के पास हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक, जैसे हमने पादपों के अंदर किया था। शैवाल के पास होता है जल। क्या होता है, जल। आपने देखा होगा कवक या फंजाई ये जो होते हैं ज़्यादातर छोटी जगहों पर ही क्या होते हैं, लगते हैं। शैवाल के पास जल होता है और फंजाई के पास क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। अब अकेला हरित लवक की उपस्थिति में क्या नहीं बना सकता, भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए शैवाल और कवक आपस में मिश्रित रूप में रहते हैं। इन दोनों की अवस्थाओं को कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन सहजीवी का एक उदाहरण है, सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है, लाइकेन है। इसके अंदर शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं। शैवाल कवक को जल उपलब्ध कराता है और फंजाई हरित लवक और भोजन उपलब्ध कराता है, यानी कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसके साथ है अमीबा में या छोटे एक कोशिकीय जीवों के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है।
अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है? देखिए मित्रों, अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, जिनका जीवन शरीर क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। किसी भी आकृति के अंदर हो सकता है ये इस तरीके से। इसके अंदर कुछ कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, उससे रिक्तिका और ये कुछ खाद्य धानियाँ पाई जाती है। खाद्य धानी, द्रव, रिक्तिका और ये होता है केंद्रक। ये होते हैं इसके कूटपाद, शुडोपोडिया। इसे आभासी पैर कहते हैं। हमारे जो पैर होते हैं गमनांक के लिए स्पेशल हैं। ये अपनी जो झिल्ली होती है इसको थोड़ा सा फैला लेता है, ठीक है, वहाँ चिपकाएगा, थोड़ा आगे सरक जाएगा, फिर उसको चिपकाएगा, फिर आगे सरक जाएगा। इसे कहते हैं कूटपाद, ठीक है। अब ये कोई भोजन को वैसे तो जो ग्रहण नहीं कर सकता, तो ये ग्रहण किसे करता है? ये ग्रहण करता है सरल कार्बनिक अणुओं को। सरल कार्बनिक अणुओं का क्या करता है? पाचन करता है। कैसे? मान लो मेरा हाथ है वो अमीबा है और ये जो पेन का कैप है वो क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। अब अमीबा आएगा इसके पास, ये इसके चारों ओर अपनी क्या कर लेगा? जो अपनी मेम्ब्रेन है उसको चढ़ाता जाएगा और धीरे 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 करके इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। खाद्य धानी बना लेगा और खाद्य धानी यानी रिक्तिका बना के इसको क्या कर लेगा? पाचित कर लेगा। ये कोई कार्बनिक पदार्थ था, इसके चारों ओर अमीबा क्या करेगा? अपनी जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा? चढ़ाना स्टार्ट करेगा। इसको चारों ओर से क्या कर लेगा? धीरे धीरे और बढ़ाएगा। यहाँ से भी क्या करेगा? बढ़ाना स्टार्ट करेगा। लास्ट के अंदर क्या कर लेगा? इसको अपने अंदर बंद कर लेगा। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं इसके द्रव के अंदर, और ये एंजाइम इस जो कार्बनिक पदार्थ का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर देते हैं, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर देंगे और फिर बाद में ये इसको यहाँ से क्या करेगा? निष्कासित कर देगा, ठीक है। जिस प्रकार से ग्रहण के ये इसके पास पहुँचेगा और ये पहुँचते ही इसके साथ भित्ति जुड़ जाएगी और ये ओपन हो जाएगा और उसको बाहर छोड़ देगा, ठीक है। इस तरह से अमीबा में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया होती है। आपको इतना समझ आया? अब इसके उपरांत अपने जो अगली वीडियो के अंदर करेंगे श्वसन का टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।